हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ते हैं अपना आज चैप्टर 2। ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर 2 है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है वो किसके थ्रू होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद से यानी कि अपना खाना नहीं बना पाते, तो उनमें न्यूट्रिशन किस तरह होता है इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की गई कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स अपना खाना नहीं बना लेते, तो एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली फूड प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं उसको खा के डायरेक्टली, और या तो फिर वो एनिमल्स को खा के इनडायरेक्टली उसको लेते हैं। जैसे कि अगर हम चिकन ले रहे हैं तो वो भी किससे ही चिकन जो है वो क्या लेता है, वो प्लांट लेता है या इंसेक्ट लेता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हम क्या खा रहे हैं, प्लांट से खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बात को बताया गया है ध्यान से। तो यानी कि हम प्लांट्स को ही ले रहे हैं, चाहे वो हम इनडायरेक्ट लें चाहे वो हम डायरेक्टली लें। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट्स को ही लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या करते हैं, जैसे टाइगर है वो सिर्फ एनिमल्स को ही लेता है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल हम भी हैं कि हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लेते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना किस लिए चाहिए, फूड उनको किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, या अगर बात की जाए तो रिपेयरिंग के लिए चाहिए, उनकी बॉडी के फंक्शनल प्रॉपर हो पाएँ उसके लिए उनको खाना फूड यानी कि ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि अगर फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, और भी जो बॉडी के फंक्शन है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, अब बात यहाँ की जा रही है एनिमल न्यूट्रिशन की। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंक्लूड होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि एनिमल न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को, दूसरा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को, दूसरा इट्स यूटिलाइजेशन, हम न्यूट्रिएंट क्या ले रहे हैं, हम खाना किस तरह ले रहे हैं उसको, और उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 में क्या पढ़े थे, फूड के कंपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड सेकंड चैप्टर था आपका, तो उसको हमने पढ़ा था फूड कंपोनेंट क्या होते हैं, कि फूड के अंदर उसके पार्ट्स यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। तो उनको कहा गया कि उसकी लिस्ट बनाइए और उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग पीछे जाके इसको चैप्टर को पढ़ सकते हैं क्लास 6 में। ठीक है, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी नॉवेल के। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, क्या कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। कार्बोहाइड्रेट से होते हैं वो क्या हैं, शुगर होते हैं, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं की जा सकते। मतलब कहने का ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं तो वो किन से बने होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो उनको डायरेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, उनको डाइजेस्ट कर करके उनको अमीनो एसिड में चेंज किया जाता है, तब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पर ये उसी बात को कह रहे हैं कि उसको तोड़ा जाता है सिंपलर यूनिट्स में, यानी कि प्रोटीन को, एग्जाम्पल है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया जाता है, तोड़ के फिर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की भी यूनिट होती हैं, और इसी तरह आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की भी यूनिट्स होती हैं। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है फूड, इस बात को ही पूरी कहा जा रहा है यहाँ पर कि these complex substances can be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substance, ठीक है, complex to simpler चेंज हो जाता है, इसको ही क्या कहते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज करना क्या कहलाता है, डाइजेशन
कहलाता है। अब हम बात करें डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड कि हम खाना किस किस तरह लेते हैं, क्योंकि जैसे मॉस्किटोज़ हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। या हमारी हमिंग बर्ड है, ये सबसे छोटी बर्ड होती है, तो ये जो है ये भी क्या करती है, सक करती है। और जो फूड होता है वो इनका नेक्टर होता है। तो मतलब कहने का ये कि हमारा फूड भी अलग अलग होता है और उसको लेने का जो तरीक़ा है वो भी बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमिंग बर्ड्स किस तरह से नेक्टर को सक करके लेते हैं। ह्यूमन इन्फेंट्स मतलब जो 1 साल का बच्चा होता है वो खाने को अलग तरीके से लेता है, वो मिल्क लेता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, वो सक कर करके लेता है या अपनी माँ से वो लेता है, ठीक है। स्नेक की अगर हम बात करें, पाइथन की, तो वो क्या करता है, एनिमल और या प्रे जो भी इसका होता है उसका पूरा पूरा सॉलो निगल लेता है, फिर उसको धीरे धीरे अंदर डाइजेस्ट करता रहता है, वो चबाता भी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो फूड पार्टिकल्स जो भी होते हैं वाटर में उनको फ़िल्टर करके ले लेते हैं। तो सबका जो मेथड होता है फूड लेने का वो अलग अलग तो होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक्टिविटी की जा रही है कि एक एक्टिविटी करते हैं कि जिसमें हमने ये बना दिया, इन्होंने नेम ऑफ एनिमल्स यहाँ पे लिख दिया, काइंड ऑफ फूड यहाँ पे लिख दिया और मोड ऑफ फीडिंग, मतलब किस तरह कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए, स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। और यहाँ पे एक हिंट की तरह दे दिया गया है कि ये फूड किस किस तरह लेंगे, स्क्रैपिंग के थ्रू, चोइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, सॉलोइंग, स्पंजिंग एंड सकिंग, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको तैयार करनी है, आपको ये बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको ये लिस्ट तैयार करके दे दूँगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप इसको ना कर पाएँ। सपोज़ हम मॉस्किटो का ही एग्जाम्पल ले लें, तो मॉस्किटो क्या लेता है, सक करता है, काइंड ऑफ फूड क्या लेता है, ब्लड, ठीक है। और कुछ जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेते हैं नेक्टर, ठीक है, जूसेस लेते हैं। जो फीमेल होता है वो ब्लड लेता है, और प्रोसेस क्या होती है, सकिंग होती है, ठीक है। तो आप ये अपने से करिएगा, अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको ये सॉल्व करके दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अमेजिंग फैक्ट को पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ये इसी पे बेसिस है कि खाना कैसे ले रहे हैं, ठीक है। ये स्टारफिश है और इससे यूपी टेट में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एनसीईआरटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। स्टारफिश या सी टेट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टारफिश कैसे खाना लेती है, वो इस तरह का एनिमल्स होता है कि वो उन्हीं एनिमल्स को खाती है एक तो जिसमें उनका शेल हो, शेल किसका बना हुआ हो, कैल्शियम कार्बोनेट्स का, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये क्या करती है, उसके थ्रू ये ले लेती है, और उसके बाद जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो, और उसके बाद ये क्या करता है कि जो इसका जो स्टमक होता है अंदर, वो पूरा स्टमक इसका बाहर आता है, बाहर आके जो भी इसका जो ये कैल्शियम की जो कवरिंग होती है इसको किनारे करके जो सॉफ्ट पार्ट होता है उस सॉफ्ट पार्ट को निकाल लेता है और अपने अंदर ले लेता है, और लेने के बाद वापस अंदर बॉडी में चला जाता है। तो ये बिल्कुल अमेजिंग सही फैक्ट है, जैसे कि इसमें लगाया गया है, तो बहुत अच्छा ये लग रहा है आपको, है ना, कि कितना अलग से स्टारफिश की स्टमक खुद बाहर निकल के आता है और अपना जो फूड होता है उसको ले लेता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमंस की, ठीक है। कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि कौन मॉस्किटो क्या कर रहा है, सक कर रहा है, किस तरह का खाना ले रहा है, स्टारफिश ने क्या किया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ह्यूमन में डाइजेशन किस तरह होता है। तो देखिए, हम लोग में डाइजेशन के लिए पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है या डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके थ्रू हम पूरे खाने को लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि डाइजेशन हमारा हुआ कैसे। वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, हम खाना को माउथ के अपने थ्रू लेते हैं, ठीक है। जो खाने लेने की ये प्रोसेस है माउथ के थ्रू, इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको कहते हैं इंजेशन, ठीक है, INGESTION, ठीक है, इंजेशन इसको कहते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू हम खाने को क्या करते हैं, ले लेते हैं, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो अनजूस पार्ट होता है वो हमारे एनएस पोर्शन से बाहर निकल जाता है, या हम कह सकते हैं फीकल मैटर आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो अंदर रहते हैं, और जो वेस्ट होता है वो बाहर आउट हो जाता है। अब ये बता रहे हैं कि जो फूड हमारा पास होता है वो कॉन्टिन्यूअस एक कैनल होती है, उसके थ्रू वो पास होता है, और ये स्टार्ट करती है हमारे बक्कल कैविटी से। सबसे पहले हमारे क्या होता है माउथ के पास, बक्कल कैविटी। अभी हम लोग फिगर के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो बक्कल कैविटी हमारी यहाँ पर होती है,
बकल कैविटी और ये बकल कैविटी से स्टार्ट करते करते कहाँ पे ख़त्म होता है, एनएस पे ख़त्म होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बकल कैविटी आती है। बकल कैविटी के बाद हमारा फूड पाइप होता है या ईसोफेगस होता है। सबसे पहले हमें मिला बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एंड में क्या हो जाता है, रेक्टम और देन एनएस। ठीक है, रेक्टम के बाद हमारा लास्ट में एनएस पे ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या ये बहुत ही लंबा पाथ होता है, तो यस ये बहुत ही लंबा पाथ होता है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसी पाथ को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। धीरे धीरे फूड अंदर जाता है और धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो जाता है। और जो स्टमक के इनर वॉल्स होते हैं और इंटेस्टाइन से होता हुआ ये पूरा निकल के डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, जो आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं। मतलब इस एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि स्टमक के पास होती हैं और आपके आपके इंटेस्टाइन के पास होती हैं। उनका नाम है जैसे सेलेब्री ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज। ठीक है, और ये क्या सेक्रेट करती हैं, ये सेक्रेट करती हैं आप जूसेस, ये जूसेस को सेक्रेट करती हैं। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था कि डाइजेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल उसमें तोड़ देना, सिंपल पार्ट्स में चेंज कर देना, तो वो कौन करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि ये दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर आपकी ये आगे सेलेब्री ग्लैंड, फिर आपका ये पोर्शन ईसोफेगस हो जाता है। ईसोफेगस के बाद ये आपका लिवर हो जाता है, लिवर है ये। ठीक है, ये पोर्शन जो पीछे दिख रहा है ये लिवर है। लिवर से आपका निकला है गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं। ये आपका ईसोफेगस, बकल कैविटी, ईसोफेगस के बाद आपका ये आ जाता है आपका स्टमक। ठीक है, ये आपका आ गया स्टमक, ये स्टमक पोर्शन आ गया। स्टमक से होते हुए हमारा खाना यहाँ पे इंटेस्टाइन में जाता है। और ये देखिए आपकी है पेनक्रियाज, ये आपको पेनक्रियाज दिख रही होगी। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पेनक्रियाज है आपका। कंटिन्यू यहाँ से चल रहा है, सबसे पहले बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में मिलेगी, फिर आपको मिलेगी ये लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका ये फाइनली रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये एनएस पे यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो ये इस तरह की बहुत ही क्वाइल्ड और लंबी आपकी इंटेस्टाइन होती है। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक तो सबसे पहले माउथ के अंदर हमें मिली थी सेलेब्री ग्लैंड्स। ठीक है, ये हमारे माउथ के अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर। और जो लिवर है ये हमारी ग्लैंड हुई, और एक ही हमारी ग्लैंड हुई पेनक्रियास, यानी कि 3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करती हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे फूड कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उनको ये तोड़ के सिंपल उस पार्ट्स में चेंज कर देती हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक एसोसिएट रहता है एसोसिएटेड ग्लैंड से, और तब इसको नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारी हो जाती हैं ग्लैंड्स। ठीक है, जो भी उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो यानी कि लिवर, पेनक्रियाज एंड सेलेब्री ग्लैंड्स, इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में पूरा एक एक पार्ट के बारे में शुरू करेंगे। अभी हमने पढ़ा था माउथ, माउथ से हम खाना लेते हैं जिसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, फूड को हमने लिया और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंजेशन, आई से इंजेशन। ठीक है, द माउथ एंड द बकल कैविटी, यानी कि माउथ से हमने खाने को ले लिया, उसके बाद बकल कैविटी में हमारे क्या होते हैं, टीथ होते हैं। अब उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको चबाएंगे। ठीक है, और इसमें हमारी टंग भी आ जाएगी, और टंग के साथ साथ हमारा क्या आ जाएगा, सलाइवा भी आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये आपको बताया जा चुका है कि फूड को लेना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। ठीक है, और फिर उसको हम च्यू करते हैं टीथ के थ्रू और ब्रेक कर देते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं। अब किसके थ्रू हम चबाते हैं या च्यू करते हैं, तो वो है हमारा टूथ। तो टूथ जो है वो अलग अलग हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें सॉकेट्स होते हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है, जो हमारे जो टीथ होते हैं वो उनके अलग अलग अपने फंक्शन होते हैं और वो बहुत ही टाइप्स के होते हैं। टीथ पढ़ने से पहले यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो टीथ होते हैं
ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिल्क, एक होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे लिए 1 साल से बच्चा होता है तो वो बड़ा होने लगता है तब उसके टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो 1 साल से लगभग 6 से 8 साल तक ये रहता है पीरियड, और यहाँ पे टीथ हमारे टूटते हैं और टूट के फिर फाइनली परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमारे दो एक एज मतलब एक टाइम पे हमारे दो निकलते हैं, दो तरह के टीथ हमें मिलते हैं, एक तो मिल्क टीथ हो गए, दूसरे परमानेंट टीथ हो गए। ठीक है, तो ये टीथ जो परमानेंट टीथ होते हैं ये लास्ट में क्या होते हैं, ये भी गिरने लगते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापा बढ़ता है, ओल्ड एज होती है, तो डेंटल डिसीज़ेज़ की वजह से ये भी हमारे गिरने लगते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। बूझो के सर पे बाल नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ पे किया गया है। जब बहुत सोचता है बूझो। चलिए ठीक है, बूझो की बात करते हैं। इसकी जो ये सोचता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज़्यादा कॉइल्ड कैसे है। ठीक है, और वो उसकी लेंथ को जानना चाहता है, और वो कि उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आगे हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी। इसकी लेंथ होती है 7.5। ठीक है, इसको हम आगे अभी पेज नंबर 16 पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो ये सोचता है यार इतनी लंबी लेंथ इसकी है तो ये कैसे हमारी बॉडी में रह पाती है, कैसे एकोमोडेट हो पाती है इतने से कम स्पेस में। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने फैक्ट भी पढ़ लिया, बूझो की बात भी पढ़ ली। अब हम लोग एक्टिविटी में करते हैं। इस एक्टिविटी में बताया कि अपने हाथों को धोना है और अपनी जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यानी कि अंगूठे के थंब के बराबर में जो फिंगर होती है उसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उस फिंगर से अपने टीथ को काउंट करना है मिरर में। ठीक है, और फिर और पता करना है कि कौन सा टीथ हमारा क्या काम करता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा पूरा दिखाया गया अपर जॉ जो है हमारा ये पोर्शन। ठीक है, इसमें अपर जॉ दो जॉज होते हैं, एक हमारा अपर जॉ होता है, एक होता है हमारा लोअर जॉ। अपर जॉ, लोअर जॉ। जो अपर जॉ होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और लोअर जॉ जो होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, दो चीज़ें, अपर जॉ, लोअर जॉ। अपर जॉ जो होता है फिक्स्ड होता है और लोअर जॉ मूवेबल होता है, हम हिला सकते हैं, या आप खुद करके देख सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माउथ है, उसमें जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन्स एंड इंसिजर्स। तो पीछे से शुरू करते हैं। तो पीछे के 3, ये अपर जॉ या लोअर जॉ आप जो भी समझ सकते हैं, इसमें पीछे से शुरू करें तो 3 लास्ट के जो 3 होते हैं दोनों की तरफ, वो क्या कहलाते हैं, मोलर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 3 हो गए ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे मोलर्स कहलाएंगे। फिर हमारे ये जो 2 होते हैं पेयर दोनों की तरफ, ठीक है, ये इधर भी और दूसरी तरफ भी। आप एक साइड देख लेंगे तो एक साइड आप खुद देख लेंगे। यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से देखिए 3 के इधर तो ऑब्वियसली 3 के उधर मिरर में जाएगी, 3 इधर है तो 3 उधर है। तो यहाँ पे 2 पहले जो के 3 थे वो मोलर्स से, फिर उनसे पहले क्योंकि ये हैं इसलिए प्री मोलर्स, फिर ये जो है ये कैनाइन्स हो जाते हैं, ये कैनाइन्स। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो 2 हैं ये हो जाते हैं इंसीजर, यानी कि आगे जो दिख रहे हैं आगे के 4 टीथ इंसीजर हैं, फिर जो 4 टीथ के बराबर में है 2 ये कैनाइन्स हैं, फिर जो 2 हैं वो क्या है हमारे प्री मोलर्स, देन 3 जो हैं वो मोलर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये हो गए कितने, 3 हो गए, 3 2 5 6 7 8 एक साइड में हमें मिल रहे हैं, और ये इसका मिरर इमेज है, यानी कि 8 इधर मिल रहे हैं तो 8 इधर भी मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा जो अपर जॉ है वही लोअर जॉ, यानी कि 8 8 16 ऊपर है तो 16 हमारे नीचे मिल जाएंगे, यानी कि 16 + 16 हमारा कितना हुआ, 16 और 16 हमारा हुआ 32। यानी कि हमारे माउथ में कितने टीथ हैं, 32 टीथ हैं। कितने टाइप के टीथ हैं, 4 टाइप के टीथ हैं, 4 टाइप। ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन्स एंड सीजर। हमारी जो लाइफ होती है उसमें हमें कितने टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, 2 टाइप्स के, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी हमारे बचपन से निकलना शुरू होते हैं और 6 to 8 ईयर्स तक डिके उनका हो जाता है। उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, वो ओल्ड एज पे जाके फिर गिरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद हो गए। और हमारे कितने टाइप्स के टीथ हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, मोलर, पीछे से 3 मोलर, देन 2 जो हैं वो प्री मोलर, फिर कैनाइन 1, और फिर इंसिजर आ जाता है। ठीक है, ये सब हमें पेयर्स में मिलते हैं। अगर आपको इधर से 3 बताए जा रहे हैं, यानी कि 3 पेयर्स में, इधर भी 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक साइड से अगर हम काउंट करें तो 3 पेयर मोलर, फिर 2 पेयर प्री मोलर, फिर 1 पेयर कैनाइन्स, और फिर 2 पेयर आपके इंसिजर्स। ठीक है, यही यहाँ पे अब इनकी हमें फंक्शंस देखना है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ टीथ यहाँ दिया गया और इनके फंक्शन की बात की गई है लोअर एंड अपर जॉ में। ठीक है, तो आपको पता है कि कटिंग एंड जो बाइटिंग है ये कौन करता है, हमारे आगे के इंसीजर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसीजर। अब इंसीजर्स अगर हम देखें तो कितने होते हैं, आगे 4 होते हैं। अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो 4 और ये 4,
तो टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 8। फिर हम बात करें यहाँ पे पियर्सिंग एंड टीयरिंग की, ठीक है, तो ये हमारे कौन करेंगे, टीयरिंग हमारे कैनाइंस करते हैं। कैनाइंस हमारे कितने हैं, एक हमारा अगर लोअर जॉ में देखें तो ये हमारे 2 हैं, और अपर जॉ में भी ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2 मिलके ये क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 4। उसके बाद हम बात करें कि और ये जो टीयरिंग आपका काम होता है और जो ग्रैब करना होता है, तो ये आपके जो पीछे के यानी कि प्री मोलर्स हैं इनका भी काम होता है, ठीक है। कुछ च्यू भी करते हैं, कुछ उनको ग्रिप भी करते हैं और टीयर में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हमारे टोटल होते हैं ऊपर अगर हम लोअर जॉ की बात करें 4, और इसमें भी 4 यानी कि 4 4 8, ठीक है। और फाइनली फिर हम बात करते हैं जो हमारे वो हैं मोलर्स हैं, तो वो हमारे 3 होते हैं यानी कि 3 3 6। ऊपर हम लोअर जॉ की बात करें तो ये कितने होंगे, ये होंगे 6, और इधर भी 6, ठीक है। तो ये टोटल कितने अब हमारे पास 6 6 12, तो ये आपके हो गए 12, ठीक है। तो 8 4 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 10 30 और 2, टोटल हमें कितने मिल गए, 32 टीथ हमें यहाँ पर मिल गया, और इनके फंक्शंस भी पता चल गए। जो मोलर्स हैं उनका मेन काम है ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ठीक है। अब बात हो गई, हमने जब माउथ में खाना लिया तो उसे हमने क्या टर्म दिया, इंजेशन, हमने उसको टर्म दिया इंजेशन, ठीक है। इंजेशन के बाद हमने बात की कि हम माउथ में जाते ही खाना, इसको आंख बंद करके इमेजिन करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे माउथ में खाना जाता है तो क्या होता है, हमारी यहाँ पे टंग है, हमारे वहाँ पे टीथ हैं, ठीक है। टीथ उसको चबाते हैं, टंग उसे सपोर्ट करती है, प्लेटफॉर्म देती है, और सैलिवरी ग्लैंड को सेक्रेट करती है, जिससे हमारा जो खाना होता है मॉइस्ट हो जाता है और हमें चबाने में आसानी होती है। और जो सलाइवा होता है वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करती हैं, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। तो क्या हमारे माउथ में डाइजेशन होता है या नहीं, इसको हम समझने वाले हैं कि जैसे हमारे माउथ में खाना गया, हमने उसको च्यू किया, चबाया अपने टीथ्स के थ्रू। टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पीछे से देखें तो 3 पेयर्स कौन हुए, मोलर्स, फिर 2 पेयर्स प्रीमोलर्स, फिर 1 पेयर कैनाइन, और फिर 2 पेयर्स कौन हुए हमारे, इंसीजर। तो इस तरह से हमारे हो जाते हैं टोटल 32 जो हमारे टीथ होते हैं वो मिल के अपर और लोअर जॉ में काम करते हैं, सलाइवा के साथ उसको और टंग के साथ मिक्स करके उसको एक लुगदी फॉर्म कह सकते हैं कि उसको बना देते हैं, ठीक है। तो अब क्या इसमें यहाँ पे टेस्ट देखने वाले हैं कि क्या इसमें कोई डाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, एक टेस्ट ट्यूब को इंडिकेट कर देना है ए से, एक को बी से। इसमें क्या कर देना है, आपको जो बॉइल्ड राइस होते हैं वो डाल देना है, और जो भी हमें आयोडीन सोल्यूशन वगैरह है वो इसमें डाल देना। अब इसकी बात करते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, एक राइस को लेना है बॉइल्ड, और उनको चबा के च्यू करके उनको तब डाल देना है, ठीक है। तो इनमें चेंज देखना है कि एक्चुअल में चेंज क्या आता है। देखिए इसमें जो कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, जो दूसरी है जो हमने चबा रखी है उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है टेस्ट। बॉइल्ड राइस में क्या किया, टेस्ट भी ले लिया, टेस्ट इंडिकेट कर लिया, फिर उसको च्यू करने के बाद क्या किया, उसमें ऐड किया 3 से 4 ml वाटर दोनों में, और उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। अब हम क्या चेंज देखते हैं कि इसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बताता है कि इसमें स्टार्च है, ठीक है, और ये बताता है कि इसमें स्टार्च नहीं है, एब्सेंट है। तो ये च्यू करने के बाद स्टार्च कहाँ चला गया, यानी कि हमारे सलाइवा ने डाइजेशन कर दिया, यानी कि स्टार्च को सिंपल्स यूनिट्स में चेंज कर दिया। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च एक शुगर का पॉलीसेकेराइड होता है जो कि तोड़ने के बाद शुगर में चेंज हो जाता है, यानी कि सलाइवा हमारे कुछ परसेंट 6 to 8% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है शुगर में, इसीलिए यहाँ पे ये टेस्ट नहीं आता है और ये ब्लू कलर यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया स्टार्च क्या है। स्टार्च एक्चुअल में एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम में पॉली एंड सेकेराइड्स, पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड्स मतलब बहुत से सेकेराइड से मिलकर बनता है पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं, ठीक है। शुगर से बहुत सारे कंबाइन करते हैं तो वो बना लेते हैं पॉलीसेकेराइड, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टार्च जब टूटता है सिंपल में तो वो क्या बना लेते हैं, शुगर, यानी कि सिंपल एक सेकेराइड बना लेते हैं, ठीक है, या शुगर्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। फिर अब हम बात करने वाले हैं अपने टंग की। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है कि वो एक तो बोलने के काम होती है, दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है डाइजेशन का।
मतलब खाने को लेने का, फूड को एक प्लेटफॉर्म देती है। अगर वो नहीं होती तो किस तरह मैनेज होता। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो वो हर तरह से मूव कर सकती है बकल कैविटी में, हर डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, और उसका फंक्शन आपको पता ही है, बात करने में और सलाइवा को मिक्स करने में, ये इसके मेन फंक्शन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द फूड च्यूइंग एंड हेल्प इन सॉलिंग, और खाने को निगलने में भी ये हेल्प करती है। ठीक है, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट उसका फीचर है कि वो टेस्ट को, कि खाने का टेस्ट कैसा है उसको भी वही आइडेंटिफाई कर दी कि कहाँ पे किस तरह से टेस्ट है। अब इसके लिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे फूड का टेस्ट कैसा है। तो जो हमारी टंग होती है उसके अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो टेस्ट है, यानी कि जो स्वीट है, जो सार है, ठीक है, इनका किस तरह से, जो बिटर है तो किस तरह से इसमें पता चलता है। और जहाँ तक बात अब करें अगर मिर्च की, तो मिर्च के लिए कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता, वो सिर्फ एक सेंसेशन होता है जो हमें पता चलता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक अलग सा फैक्ट दे दिया है। इसको कंटिन्यू करेंगे टंग को, किसके बर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है। इसको पहले एक फैक्ट को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी कि स्वीट से ही आपका क्या हो जाता है, टूथ डिके किस तरह होता है ये देखना है हमें। यहाँ पे बता रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपनी माउथ को प्रॉपर्ली साफ़ नहीं रखा तो उसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है तो हमारे माउथ में शुगर है, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो शुगर है, तो शुगर का जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, शुगर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे एक एसिड, लैक्टिक एसिड को सेक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो उस एसिड से क्या होता है, ऐसे तो हमारा जो टूथ है वो बहुत बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, हार्ड होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, और लेकिन ये एसिड जो होता है, जब एसिड शुगर बैक्टीरिया से रिएक्ट करके जब एसिड बनाती है, ठीक है, शुगर प्लस बैक्टीरिया आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एसिड्स बना लेते हैं। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे टूथ डिके की वजह बन जाते हैं और ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं टाइम टू टाइम। अगर हमने प्रॉपरली माउथ को साफ़ नहीं रखा तो फिर धीरे धीरे टूथ लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, या हम नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तो खाने को अगर हमने प्रॉपरली खा के उस माउथ को क्लीन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्लीन करने के लिए हमें ब्रश यूज़ करना चाहिए, या अगर देखें दतून नेचुरली है इसको यूज़ करना चाहिए, और ये हमारे जो भी पार्टिकल फंसे हुए होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको निकाल देते हैं। और ये हमें दिन में 2 बार करना चाहिए और हर खाने के बाद माउथ को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, जिससे और कभी भी अपनी डर्टी फिंगर्स इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, जिससे हमारा माउथ हमेशा क्या रहे, क्लीन रहे। ठीक है, अब हम अपनी, अच्छा अभी भी आगे है कुछ, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी। अच्छा ये बात करें कि कभी हम ये क्या करते हैं कि जल्दी में खाना खा लेते हैं, ये अलग फैक्ट है लेकिन इसको बता देते हैं। और ये टेस्ट बड्स वाला जो पोर्शन था इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि जल्दी में कभी कभी हम खाना खा लेते हैं तो अचानक क्या होता है, खाते वक्त हमें खांसी आ जाती है, चोक हो जाते हैं हमारे सेंसेशन। ठीक है, चोकिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है, देखिए जो हमारा माउथ होता है उसके बाद जब हमारी ये माउथ के बाद माउथ है बकल कैविटी, उसके बाद जब खाना अंदर जाने लगता है यानी कि ईसोफेगस में जाने लगता है तो यहीं पे एक कॉमन पाइप हो जाता है, विंड पाइप। ठीक है, यहीं से हमें सांस जा रही है, सांस हमारी लंग्स के अंदर ट्रैवल, यहाँ से जा रही है ऑक्सीजन, और यहीं से हमारा खाना ऊपर की तरफ ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमन होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर इस पाइप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम चोक कर जाते हैं गला और हमें खांसी आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं ड्यूरिंग एक्ट ऑफ सॉलिंग, जिस टाइम पे हम निगलते हैं उस टाइम पे अगर हम बातें करते हैं या कुछ हंसते वसते हैं तो उससे क्या होता है, जो वॉल्व होता है, एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है। ठीक है, वो विंड पाइप को उतनी देर के लिए, जितनी देर हम सॉलो करते हैं उतनी देर के लिए उसे बंद कर देता है, ताकि हमारा खाना सीधा फूड पाइप में चला जाए, ना कि विंड पाइप में। तो अगर हम प्रॉपरली फोकस नहीं करते तो उससे क्या होता है, वो वॉल्व खुला रह जाता है, जिससे हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी वगैरह आ जाती है और चोकिंग सी हो जाती है लक में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अब वापस आते हैं अपने टेस्ट बड्स के पास, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इसको ऑब्जर्व करिए कि हमारी उसमें टेस्ट में जो टेस्ट होते हैं वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ कैसे होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमें कई तरह के सॉल्यूशंस बना लेना है, कुछ शुगर सॉल्यूशन बना लेना है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेना है, लेमन जूस का यानी कि खट्टा सार टेस्ट कर लेना है, और जूस को
जो बिटर गार्ड है यानी कि करेले का जूस या नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्रश करके जूस तैयार कर लेना है। उससे क्या होगा, ये हमें सारे तरह के टेस्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें मीठा मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, स्वार मिल रहा है, यहाँ पे हमें खट्टा मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे सार मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये सॉल्टी मिल रहा है और जूस से हमें बिटर टेस्ट मिल रहा है। इन सारों को लेना है और हमें वहाँ पे क्या कर लेना है, टूथ जो पिक होती है उससे उसको ले लेकर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे टच कर करके अलग अलग पोर्शन में देखना है और पता करना है कि किस तरह का टेस्ट कहाँ होता है। ये आपको खुद करना होगा अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके और फिर बताना होगा कि किसने कहाँ पे किस रीजन में कौन सा टेस्ट देखा। अब हमने सबसे पहले माउथ से स्टार्ट किया था। माउथ में हमने सलाइवा की बात कर ली, हमने माउथ के बाद हमने टीथ की बात की और टीथ के बाद हमने टंग की बात कर ली। ठीक है, सलाइवा से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अब हमारे सॉलो हो रहा है, कहाँ से, फूड पाइप सॉलो होके इसोफेगस में आने वाला है। ठीक है, तो सॉलो होने के बाद फूड पास हुआ इसोफेगस में और इसोफेगस के थ्रू वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फूड पाइप जो होता है रन्स करता है अलोंग द नेक। पहली देखें क्या कह रही है, पहले वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि ये स्ट्रक्चर आपका दिखाया गया है फूड का, कि फूड इस तरह ये आपका आया, ये इसोफेगस में आया और आते आते ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ये हमारे स्टमक में आ गया। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो वॉमिटिंग होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है और हमारे माउथ से बाहर हो जाती है। तो ये किस तरह से होता है वो जो ये समझना चाह रही हैं। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे कि आपको ये खुद आइडिया होगा कि किस तरह क्या होता है जब भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है या हम खाना ज़्यादा ले लेते हैं या एसिड प्रॉब्लम की वजह से हमें वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, और जो गंदगी होती है, जो फूड में इन्फेक्शन होता है वो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है क्योंकि बॉडी उसको लेती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह वॉमिटिंग आपको पता ही होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। अब हम बात कर रहे थे फूड पाइप और इसोफेगस की, तो उसको देखते हैं। तो फूड पुश होता है नीचे की तरफ फूड पाइप के थ्रू और ये नीचे एलिमेंट्री कैनाल में धीमे धीमे पुश होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो फूड होता है, यही बात यहाँ पे इन्होंने फिर बताई है कि जो इन्फेक्टेड फूड होता है वो स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता और उसे वॉमिट कर देता है, वो उसकी वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटेड आउट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग से के थ्रू वो उसको बाहर निकाल देता है। और ये प्रोसेस को हम अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ को डिस्कस कर सकते हैं कि अलग अलग उसमें अलग अलग तरह की वॉमिटिंग होती है। अब हमने अभी तक बात की थी माउथ की, माउथ के बाद हमने टीथ की बात की, टंग की बात की, सलाइवा की बात की इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने बात की इसोफेगस की, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन के थ्रू नीचे खाना कहाँ तक ले आया है, स्टमक तक ले आया है। तब हमारा खाना कहाँ आ गया, हमारा खाना आ चुका है स्टमक में। ठीक है, तो अब स्टमक में क्या होता है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक एक थिक लाइक बैग होता है और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, बड़ा चौड़ा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन वगैरह है या इसोफेगस है, ये सब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो स्टमक का जो शेप होता है वो क्या होता है, जे शेप्ड होता है। और ये हमारे खाने को किससे रिसीव करता है, ये हमें रिसीव करता है फूड पाइप या इसोफेगस से, और कहाँ ले जाता है खाने को, इंटेस्टाइन में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाता है। अब जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो बहुत ही सेक्रीट करती हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। 3 चीज़ों को ये सेक्रीट करती हैं, ध्यान रखिएगा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका काम होता है जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ से हमने फूड में ले लिए उनको हटाना। म्यूकस उसको गीला करता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, म्यूकस का काम है कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वहाँ पे क्या सेक्रेट हो रहा है, एसिड। ठीक है, अगर वो म्यूकस नहीं होता तो हमारा जो स्टमक होता वो जल जाता। ठीक है, अब यही यहाँ पे बता रहे कि एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। हमारी जो स्टमक का मीडियम होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। हेल्प्स एंड डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ठीक है, और ये मीडियम किसको हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में भी हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस इज ब्रेक डाउन। ठीक है, जिससे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक कर देते हैं, किसको ब्रेक करते हैं, ये प्रोटीन्स को। ठीक है, प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। आप पहले भी बात की गई है कि डाइजेशन में एक्चुअल में होता ही है ये, क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज किया जा रहा है। तो हमने पढ़ा था माउथ में ही स्टार्च का डाइजेशन हो गया था सलाइवा के थ्रू। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो स्टमक है वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन हमारी सिंपल यूनिट्स यानी कि एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने बात की माउथ से हमने
माउथ के बाद बकल कैविटी वही आ जाती है अंदर से। उसके बाद उसमें टीथ की बात की, 4 टाइप्स के टीथ की बात की, फिर हमने टंग की बात की और सलाइवा की बात की। सलाइवा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने उसको निगलने सॉलो करने की बात की। सॉलो करने के बाद उसको फिर इसोफेगस में खाना जाता है। इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो स्टमक की तरफ आता है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। स्टमक जो होता है एक थिक बैग वॉल्ड होता है, बैग होता है, और वो इसोफेगस स्टमक में ओपन होता है और स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। इसके अंदर सेक्रेट होती हैं 3 चीज़ें, एक होती है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस का काम होता है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना स्टमक की, क्योंकि वहाँ पे HCl एक्टिवेट हो रहा है। HCl एक्टिवेट होता है क्यों? 2 रीज़न से होता है। बैक्टीरिया को रिमूव करता है, दूसरा जो भी एंजाइम्स है डाइजेस्टिव जूस है उनको एक्टिवेट करता है कि आप डाइजेशन करें। ठीक है, वो डाइजेशन करते हैं प्रोटीन्स को, वो चेंज कर देते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हमारा डाइजेशन इतना हो चुका है, स्टमक में प्रोटीन का हो रहा है, हमारा जो कुछ % तक कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है, स्टार्च का हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मेन जो डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, ये आपका स्टमक यहाँ से शुरू होता है और ये आपकी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इसका जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें आती हैं। अभी तक हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें थी, एक थी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी थी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है, ये तो हमारी कैनाल चल रही है एलिमेंट्री कैनाल। अब बात आती है कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो कैसे प्ले करती हैं अपना रोल। तो देखिए ये हमारा होता है पेनक्रियास, ये कॉमन डक्ट बना के ड्यूडेनम में ओपन होती है। और इधर हमारा होता है लिवर, और लिवर क्या करता है, लिवर से जो भी जूस बनाता है वो सब इकट्ठा करता है अपना गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर की ओपनिंग भी हमारी ड्यूडेनम पोर्शन में होती है। तो ये जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। क्या? एक तो पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस, और दूसरा हमारा गॉल ब्लैडर का गॉल ब्लैडर में जो जूस है लिवर का वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो दोनों की ओपनिंग हमारे ड्यूडेनम में होती है, इसलिए ड्यूडेनम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट को कि क्या कह रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड है, पीछे हमने पढ़ा था कि ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। ये रिसीव करती है सेक्रीशन को कहाँ से? लिवर से। अभी बता दिया लिवर आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट आपकी होती है पेनक्रियास। ठीक है, ये दोनों सेक्रेट करती है जूस कहाँ? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम एक्चुअल में क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पॉइंट होता है, शुरुआती पोर्शन है, क्योंकि ये तो बहुत लंबी होती है, 7.5 मीटर लंबी है। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, ये एक तरह की रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये राइट साइड में मिलती है हमें। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड सेक्रेट बाइल जूस। ठीक है, तो लिवर जूस हम यहाँ पे कह सकते थे कि बाइल जूस होता है। ठीक है, तो बाइल जूस सेक्रेट करती है, और कहाँ पे, किस सैक में स्टोर करती है? गॉल ब्लैडर में। हम इसकी भी बात कर चुके हैं कि लिवर होता है, लिवर में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में ये जूस को सेक्रेट कर देता है। इस जूस को बाइल जूस नाम दिया जाता है, जो कि ओपनिंग कहाँ पर होती है? ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, या शुरुआती इनिशियल पॉइंट होता है। पॉइंट तो नहीं कहेंगे, अपर पार्ट कह सकते हैं। दिस बाइल एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए अभी तक हमने माउथ में बात की थी कि स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि स्टमक में फिर हमने बात की कि प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की कि फ़ैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आपके ड्यूडेनम पोर्शन में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फ़ैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, और कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? आपका बाइल जूस होता है। जो बाइल जूस होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करेंगे पेनक्रियास की। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हुआ है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। अभी भी प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, कुछ % तक हो जाता है। द पेनक्रियास इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो होता है पेनक्रियास का। ठीक है, पीछे हम देख चुके हैं। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में सेक्रेट होता है लिवर के थ्रू, वो काम करता है फैट्स के ऊपर। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। लेकिन जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात याद रखिएगा, ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्टमक में जो डाइजेशन हो रहा था वो किससे हो रहा था? गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट हो रहे थे वो क्या कर रहे थे? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे।
ठीक है, तो ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और चेंज कर दे रहा है उनको सिंपल फॉर्म्स में। ठीक है, अब इसको ये जो है अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहे हैं, इसको हम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी आपको बताया वो बहुत ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन है या जो फैक्ट ये लिखा हुआ था, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। बस स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरा कर लेते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, अब जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे जाएगा, हमारे लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी 7.5 मीटर लंबी है। तो ये अभी अपर पार्ट की हम लोग बात कर रहे थे, अब ये कहाँ जाएगा, धीरे धीरे लोअर पार्ट में जाना शुरू करेगा और वहाँ खुद इंटेस्टाइन के भी अपने जूसेस होंगे, क्योंकि अभी जो आ रहे थे जूसेस वो पेनक्रियास के थ्रू आ रहे थे और बाइल जूस यानी कि गॉल ब्लैडर से आ रहे थे। अब कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं और उनका भी अपने काम होता है और वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अब बात करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रेकडाउन होता है वो किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज में होता है, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। ठीक है, फैट्स को डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है हमारे शुगर में, सिंपल शुगर में, और हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल शुगर कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनाते हैं। फिर हम बात करें तो फैट की, तो फैट हमारे जब सिंपल यूनिट्स में चेंज होते हैं तो वो किस में हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दो चीज़ों में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, और प्रोटीन तो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन हमारे चेंज हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में, यानी कि एमिनो एसिड्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो इस तरह अभी हमने सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक को कंप्लीट किया है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड लार्ज और एसिमिलेशन पढ़ेंगे और फिर लार्ज इंटेस्टाइन करके इसको ईजेशन तक लेकर आएंगे। हमने ईजेशन और डाइजेशन अभी पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने जाएंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर ईजेशन। ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे। जब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज करके तब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोग ने पढ़ा था इंजेशन को, डाइजेशन को, ठीक है, और आगे अभी हम एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और ईजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले ये हमारे अलग से कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग ने प्रीवियसली नहीं, पार्ट 1 में नहीं देखा था। ठीक है, तो हम लोग की ये बात चल रही थी यहाँ पे डाइजेशन की, और उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या था। एलिमेंट्री आपका पूरा जो ट्रैक था, एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है जब वो एसोसिएट होता है ग्लैंड्स के साथ, ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स थी, लिवर, पेनक्रियास, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, तो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आती है, और क्या आता है, आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ था और हम लोग अभी इसको लेकर आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, माउथ में पढ़ा था कि टंग का अपना रोल होता है, टीथ का अपना रोल होता है, सेलेवरी ग्लैंड्स का अपना रोल होता है। फिर धीमे धीमे हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप तक आगे आता है, यानी कि ईसोफेगस तक आता है। फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो स्टमक में जाता है, वहाँ कुछ डाइजेशन होता है। उसके बाद फिर फर्दर वो ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे हमारी जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं यानी कि लिवर और पेनक्रियाज, उनके भी डाइजेस्टिव जूसेस अंदर आते हैं, वहाँ पे भी डाइजेशन होता है। ठीक है, और ये तब तक जो हमने फूड लिया है उसको ये एक तरह से ब्रेक करते रहते हैं जब तक कि वो अपने स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में चेंज ना हो जाएं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह है वो अपने स्मॉल यूनिट्स में, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और जब तक ये बिल्कुल अपनी स्मॉल जो यूनिट्स है उसमें चेंज ना हो जाएं, जब तक ये डाइजेशन होता रहता है।
ठीक है, तो उसके बीच में ये फैक्ट दिया था, इस फैक्ट को अब हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टमक की जो वर्किंग है उसकी जो डिस्कवरी हुई वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है, उसमें क्या होता है 1822 में एक आदमी है, मैन है, उसका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ठीक है, उसको शॉर्ट गन से उसके एक बुलेट यहाँ पर लग जाती है, उसकी जो रिब केज होता है उसको वो अंदर करती हुई उसके स्टमक तक पहुँच जाता है। ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो उस टाइम अमेरिकन आर्मी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको किसी तरह से बचा लेते हैं और उसकी जो जहाँ पे होल होता है वहाँ पे उसकी बैंडेज कर देते हैं और वो बच जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो उस जो होल हो जाता है उसके थ्रू वो स्टमक के अंदर देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्टमक है ये फूड को क्या कर रहा है, चर्न कर रहा है, यानी कि एक तरह से उसको डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम्स मतलब उनको लगते हैं कि निकल रहे हैं वॉल से जो स्टमक है, और वो उसको फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और उसी होल से उन्होंने देखा कि ये जो स्टमक है ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एक एक्सीडेंट था और इस तरह से पता चला कि जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का वो स्टमक में किस तरह होता है और किस तरह से वो फर्दर आगे बढ़ता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि हमने अंदर की वर्किंग को समझा, उसके बाद फर्दर और आपके होते गए, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर हम उसको प्रॉपरली और अच्छी तरह से समझते गए जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने जो भी पढ़ा था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कि इनके अपनी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो फैटी एसिड्स फैट की होती हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन की होती हैं एमिनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट की होती हैं सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कि अब हमने सब डाइजेस्ट कर लिया, अब हम किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बात चल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन ही में, क्योंकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपको पता है कि बहुत बड़ी है। वो कितनी बड़ी है, 7.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ड्यूडेनम यानी कि जो उसके शुरू के पोर्शन है वहाँ पे तो डाइजेशन होता है, लेकिन जब फर्दर आगे बढ़ता है हमारा फूड तो फिर वहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है स्मॉल, उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, विलाई होते हैं। विलाई को आप लोग इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि हमारी टॉवेल होती है, टॉवेल में फाइबर्स टाइप के निकले होते हैं पोरे में, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आपकी इंटेस्टाइन होती है और उसमें इस तरह से विलस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं विलाई। ठीक है, अगर सिंगुलर इसको बोलेंगे तो विलस बोलेंगे। तो इसके थ्रू इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा है, अब एब्जॉर्प्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसके थ्रू हो रहा है, विलाई के थ्रू हो रहा है, इसको हम फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, विलाई का काम क्या होता है कि विलाई का काम होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जितना भी फूड है मतलब वो एकदम बराबर से एकदम जड़े हुए होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें इस तरह से वो पूरा बराबर से होते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है इस वजह जैसे हमारा फूड यूँ आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे लगातार ऐसे ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इस फूड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये हमारे ब्लड तक इसको पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो मेन अगर विलाई का वर्क फंक्शन पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे कि ये सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके, एब्जॉर्प्शन के लिए, किस चीज़ का, डाइजेस्टेड फूड के। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क। अब विलाई के बारे में अगर पढ़ें तो जो एक विलस होता है उसमें नेटवर्क होता है किन चीज़ों का, स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, उसमें स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका क्या होता है, एक नेटवर्क सा होता है, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर कि उसमें पूरा जाल सा होता है हमारी कैपिलरीज़ का, ब्लड कैपिलरीज़ का, जहाँ पे हमारा फूड आया, एब्जॉर्ब हुआ और ये ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम खाते हैं खाना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है और इस तरह से ये हमारी बॉडी में ब्लड में पहुँच जाता है। The surface of villi absorb digested food material. The absorbed substance transported via blood vessels into different organs of the body. इस तरह जब ये ब्लड में पहुँचते हैं तो ब्लड से ये हमारी पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं और जिस ऑर्गन को जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह के न्यूट्रिएंट्स उससे मिल जाते हैं। ये सब कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा लिवर कि किस ऑर्गन को क्या कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है और कौन सा नहीं। ठीक है,
तो अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, अभी तो हमने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड विलाई को क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ब्लड तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं इस पूरी प्रोसेस को, और वो ब्लड वेसल्स कहाँ जा रही हैं, हमारी होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इस तरह से जो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंजेशन यानी कि फूड को लेना, फिर डाइजेशन यानी कि उसको डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करना, और फाइनली एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन तक हमने अच्छे से पढ़ लिया, पूरा ट्रांसफ़र होना पूरी होल बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एक प्रोसेस है, आप इसको याद रखिएगा कि हमारी सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद किसकी हेल्प से होता है ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन की हेल्प से, जो कि हम लेते हैं, इनहेल करते हैं। उसके बाद उसमें से निकलता है CO2 और वाटर, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे फंक्शन को गवर्न करती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, कि जो भी अब जो बचा फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है और जो अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, वो पहुंच जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी कि हमने जितनी भी चीज़ें करनी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कर ली, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारी एनर्जी हमको मिलना, सब कुछ हमें इंटेस्टाइन तक मिल गया स्मॉल। ठीक है, अब बात आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन की। वहाँ पर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और अनएब्जॉर्ब्ड है जो कि अभी तक अनएब्जॉर्ब्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, जबकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटी है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बहुत लंबी है लेंथ वाइज। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लार्ज और स्मॉल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पतली होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बहुत ही वाइडर होती है, बहुत ही चौड़ी होती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है, वो भी यहाँ पे इसका मेन काम है क्या करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और कुछ सॉल्ट्स जो हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के, वो एब्जॉर्ब करना इसका काम है। और उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट बच रहा है, जो इसके बाद भी वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है, उसको पास कर देना कहाँ पे, रेक्टम के पास। ठीक है, रेक्टम में उसको पास कर देना। उसके बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है, सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में आ जाता है, फीकल मैटर के फॉर्म में आ जाता है, और जो कि NS के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ईजेशन कह देते हैं। एक बार इस चीज़ को हम उसके जो फिगर है उसके थ्रू एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, माउथ से हमारा बकल कैविटी के थ्रू हमारा खाना अंदर गया, टंग ने अपना रोल प्ले किया, अपनी टेस्ट बड से उसको टेस्ट किया, उसके बाद जो हमारे टीथ से उन्होंने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, उसके बाद ये फूड यहाँ से होता हुआ ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से स्टमक में हमारा फूड आया, और यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद ये हमारा गया इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यूडेनम पोर्शन इसका ये कहलाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होती है हमारे लिवर की जो जूसेस हैं, और जो हमारे पेनक्रियास के जूसेस हैं, वो यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाती है, और यहाँ पे डाइजेशन होता है। उसके बाद ये आगे फर्दर यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे विलाई होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो भी हमारा फूड पार्टिकल है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को ये यहाँ पर विलाई के थ्रू ये हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुँचा देते हैं, और ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती हैं। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, और ये जो है ब्रॉडर होती है इन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। अब इसमें जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इसमें आ जाता है और यहाँ से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे देखिए रेक्टम में, यहाँ पे इस पोर्शन में आ जाता है और रेक्टम में आने के बाद ये एनएस के थ्रू हमारे बाहर आ जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस को अनडाइजेस्टेड फूड या बिल्कुल कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये जब रेक्टम में आ जाता है, रेक्टम में आने के बाद एनएस से यहाँ से निकल आता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन। लेने की प्रोसेस को फूड हम कहते थे इंजेशन। और यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। उसके बाद यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ पे क्या हो जाता है ईजेशन। ठीक है। ये हमारे स्टेप्स हैं, इनको हमें याद रखना है और ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एनिमल्स यानी कि ह्यूमन का डाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ह्यूमन का। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब हम डाइजेशन किसका देख लें, एनिमल्स का देख लें जो कि क्या खाते हैं, ग्रास ईटिंग। ठीक है। जो कि ग्रास को लेते हैं और उनका डाइजेशन किस तरह होता है ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब जो ग्रास ईटिंग है आपको भी पता है वो कौन होंगे, काऊ होंगे, बफेलोज होंगे, जो कि क्या खाते हैं, घास को खाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं कि वो, आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत तेज़ खाने को लेती हैं। ठीक है। घास खाती जा रही हैं, तो वो वहाँ पे उनके जो बॉडी होती है उसमें टेम्परेरी एक पॉकेट होता है, स्टमक होता है, उसको कहते हैं र्यूमेन। ठीक है। RUMEN, उसको कहते हैं र्यूमेन। उसमें वो उस फूड को डालती जाती हैं। ठीक है। हल्का हल्का सा उसको ले च्यू करती हुई अपने उसमें र्यूमेन में डालती जाती हैं, जो कि टेम्परेरी होता है। ठीक है। उसके बाद जो फूड होता है वो वापस, ठीक है, वो पार्शली डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को नाम दिया जाता है कर्ड। ये याद रखिएगा। जो गाय होती हैं वो खाने को, फूड को, घास को लेती रहती हैं और वो डालती रहती हैं र्यूमन में। ठीक है। र्यूमन उनका क्या है, स्टमक है। ठीक है। उसके बाद उस र्यूमन में जो उनका पार्टली डाइजेस्टेड खाना होता है उसे कहा जाता है कर्ड। ठीक है। उसके बाद वो क्या करती हैं, कर्ड को रिटर्न मुंह में लेती हैं, वापस मुंह में लेती हैं स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में वो लेती हैं और उसे फिर से डाइजेस्ट करती, फिर से उसे चबाती हैं। चबाने के बाद वो फाइनली उसे लेती हैं। ठीक है। तो क्योंकि र्यूमन इनका नेम है स्टमक का, तो इनको क्या कहते हैं, र्यूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, र्यूमिनेशन कहते हैं। और जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम र्यूमिनेंट्स। ठीक है। अब एक बात और आ जाती है यहाँ पे, र्यूमिनेशन और र्यूमिनेंट्स के बाद बात ये आती है कि ये जो ग्रास होती है इसमें क्या होता है एक्चुअल में। ग्रास जो होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए वो पहले उसको डाइजेस्ट करती हैं, उसको पहले खाती हैं, खा के र्यूमेन में पहुँचाती हैं, फिर वो कट के फॉर्म में आके उसे दोबारा च्यू करती हैं। ठीक है। च्यू करने के बाद उसकी एक बार प्रोसेस फिर होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि सेल्यूलोज का डाइजेशन किस तरह होता है। तो देखिए, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए रुमिनेंट्स के अंदर, या जैसे कि हमारी कैटल है या डेयर है, उनके अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है। ठीक है। वही सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाता है। पहले जब हम अर्ली मैन थे, जब हम सिर्फ एक हंटर और गैदरर थे, हम कच्चे फल, सब्ज़ी और जो भी मीट होता था उसे लेते थे। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर भी ये बैक्टीरिया होते थे और हम उस टाइम पर भी उससे, हमारे बैक्टीरिया होने की वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और हमने अनकुक्ड फूड से कुक्ड फूड की तरफ हम आ गए, तो धीरे धीरे ये बैक्टीरियाज जो हैं ये ख़त्म हो गए। जिस तरह हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो कि पहले काम करते थे लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है। पहले हम कच्चे खाने पे डिपेंड करते थे और अब हम सारा खाना पका के खाते हैं। तो ना हमारी बॉडी में कच्ची फॉर्म में सेल्यूलोज जाता है और ना वो हमारे लिए उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि उसे डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है। अब बात आती है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल्यूलोज कहाँ से, कैसे, ग्रीन घास खाने से सेल्यूलोज कैसा है, तो थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। अगर आप पीछे की तरफ जाएँ कि जो हमारी प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है, तो प्लांट जो सेल होती है वो उसमें क्या होता है, सबसे आउटर कवरिंग जो उससे, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो वो सबसे बड़ा यही डिफरेंस होता है कि उसमें सेल्यूलोज होता है। ठीक है। और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है।
ठीक है। तो यही सेलुलोज की जो उसकी लेयर होती है उसी के थ्रू ये हमारी बॉडी में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पहुंचता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि सेलुलोज हमारी बॉडी में कैसे जा रहा है और ग्रीन वेजिटेबल्स या घास खाने से वो बॉडी में किस तरह जा रहा है। अब क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कैटल या आपकी गाय वगैरह है वो कच्चा खाती है। जब कच्चा खाती है, प्लांट खाती है कच्चा, तो उसकी बॉडी में सेलुलोज पहुंचता है। उसके डाइजेशन के लिए उसको क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। लेकिन अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, वो भी प्लांट सेल है, लेकिन क्योंकि हम कुक्ड खाते हैं इसलिए हमें उसकी वो सेलुलोज के फॉर्म में हमें नहीं मिलता। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स जो होती है वो हमारी टूट जाती है, इसलिए हमारी बॉडी में उसके बैक्टीरियाज नहीं है और ना उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। ये इसका माउथ हो गया, ठीक है, माउथ के थ्रू ये इसका इसोफेगस के बाद ये इसका पोर्शन र्यूमेन जिसमें आता है खाना, ये लेती जाती है। उसके बाद और ये यहाँ पे जो पार्टली डाइजेस्टेड इसका फूड होता है कट कहलाता है, और कट से वापस ये अपने मुंह में लेती है और उसको फिर से चबाती है। ठीक है, ये इसका पोर्शन हो गया र्यूमेन। ठीक है, र्यूमेन के बाद अगर हम देखें तो ये नीचे का जो ये पोर्शन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या इसका होता है, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद इसका ये यहाँ से ऐसे जाता है और ये आपका ये पोर्शन जो है ये आपका कहलाता है सीकम। ठीक है, ये पोर्शन आपका सीकम कहलाता है और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आने के बाद ये हमारा, उसके बाद ये फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली फिर एनस वगैरह होके बाहर फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारे से थोड़ा अलग है, इसमें किसी तरह की ग्लैंड्स नहीं दिख रही हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका पोर्शन याद रखिएगा, इसोफेगस, र्यूमेन, ये इसका यहाँ से यहाँ तक पोर्शन स्टमक कहलाया, ये इसका सीकम पोर्शन और ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन पोर्शन और ये लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन। तो अब चलते हैं हम आगे। हमने यहाँ तक इसको देखा था कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेलुलोज की। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्टेड सेलुलोज। लेकिन कुछ ह्यूमंस मतलब सारे ह्यूमंस और कुछ एनिमल्स हैं जो कि सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि उनके अंदर वो बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और कह रहे हैं एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस हैं या रैबिट्स हैं, उनका जो या ये जो भी गाय का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था पूरा, तो उसमें जो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है सीकम, जो हमने अभी देखा था, जो कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पोर्शन है सीकम। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, तो ये रहा। ठीक है, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस सीकम पोर्शन होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। ठीक है, यहीं पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है, किसके थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक दो चीज़ें अलग हो रही हैं इसमें, एक तो वो खाने को दो बार में लेता है, मतलब एक बार च्यू करके र्यूमेन में टेम्परेरी डाला, पार्टली फूड क्या कहलाया, पार्शली डाइजेस्टेड फूड कट कहलाया। कट से वापस माउथ में उन्होंने ल्यूमेंस के फॉर्म में लिया, उसे फिर से चबाया बॉडी और अंदर डाला। ठीक है, एक तो उन्होंने उसको देखा जाए तो बहुत अच्छे से उसको चबाया 2 बार। ठीक है, उसके बाद तब भी सेलुलोज का डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बैक्टीरियाज चाहिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्शन में जो कि कहलाता है सीकम। सीकम पोर्शन कहाँ पर है, हमारे जो वो है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पोर्शन है वो सीकम है। वहाँ पे क्या है, बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं सेलुलोज का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हमने अब ह्यूमन के बारे में पढ़ा, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, और भी कुछ बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और उनके यूनिसेलुलर हैं, और उनका डाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह वो अपना फूड लेते होंगे, डाइजेस्ट करते होंगे, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ये देख लें कि ये यहाँ पे हमने डायरिया पोर्शन छोड़ दिया था, इसको एक बार ले लेते हैं। समटाइम्स यहाँ पे डायरिया क्या होता है, एक्चुअल में डायरिया एक इस तरह की प्रोसेस होती है कि जो हमारा स्टूल होता है वो वाटरी हो जाता है। ठीक है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक एक या हमें कुछ पेट दर्द होता है या प्रॉब्लम होती है, और वो जहाँ हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हम गंदा मतलब जैसे कि इन्फेक्टेड फूड ले लेते हैं, वाटर या जैसे बाहर का खाना है, ठीक है, खुली उसमें रखा हुआ है, हमने जाके खा ली चाट वगैरह, और उससे हमारा क्या हो जाता है, डायरिया हमें हो जाता है।
डायरिया में क्या होता है, हमारा जो स्टूल होता है वो वाटरी हो जाता है और ये हमारी बॉडी से जब तक इन्फेक्शन होता है ये निकलता रहता है। ठीक है, तो अगर बच्चों में देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है छोटे बच्चों में और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पर एक्सेसिव लॉस की वजह से डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो इसे हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर डायरिया होता है तो हमें इसे ध्यान देखना चाहिए, हमें जो ORS है वो पीते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। ठीक है, और जैसे कि ये बता रहे हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है ORS, इसको लेना चाहिए, वरना अगर ORS नहीं है तो हमें घर पे ही शक्कर और नमक का पानी, हल्का सा नमक और शक्कर जो शुगर होती है वो डाल के वाटर में मिक्स करके और वो लेके थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए ताकि वाटर बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं और वाटर हैं उनकी कमी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरिया को समझाया गया है। इस डायरिया में डायरिया की स्पेलिंग्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको लिखने में। ठीक है, तो DIARRHOEA याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि हमने एनिमल्स की पढ़ ली। एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का हमने पढ़ लिया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा उनका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने कैटल्स वगैरह का भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो बहुत ही छोटे यानी कि माइक्रोस्कोपिक हैं, सिंगल सेल्ड हैं, वो अपना डाइजेशन किस तरह करते हैं। तो अमीबा जो होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी राउंडेड होती है, डेंस न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि ये इसको कवर किए, इसके ये सीडोपोडिया हैं, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये सब इसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये इसका कोई भी शेप नहीं है, ये इरेगुलर है। ये भी यहाँ पे मूव करने लगेगा तो इसका यहाँ पे सीडोपोडिया बन जाएगा। ठीक है, तो सीडोपोडिया एक्चुअल में होते क्या है, पोडिया मीन्स होता है ऑर्गन। ठीक है, पॉड मतलब उसके ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि ये उसके थ्रू चलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो और ये जो लेयर है ये इसकी राउंडेड, इसकी कवरिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सीडोपोडियाज होते हैं और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अंदर आपको दिखेंगे और यहाँ पे ये दिखेंगे आपको फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे फूड रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं फूड रखा हुआ है, तो ये अपना शेप चेंज करता है, इस तरह से ये एक कवरिंग बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये एंटर यहाँ पे करता है और ये ऐसे होते होते फूड वैक्यूल्स आगे बढ़ते हैं और ये इससे अपना न्यूट्रिएंट यहाँ बॉडी को मिल जाता है और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, उसमें वैक्यूल्स हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, वो लगातार अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता है और पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये आपको बताया जा चुका है। इसके बाद देखें क्या बता रहे हैं, अमीबा फीड्स on some microscopic organisms when it sense food. It push out pseudopodia, ये pseudopodia का पुश करता है फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ, उसे इंगल्फ करता है, मतलब उसे लेता है और ट्रैप करने के बाद फूड वैक्यूल को ये उसमें बॉडी में अंदर चला जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं फूड वैक्यूल से बाहर निकलते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में और इस तरह से डाइजेशन क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसकी बॉडी में, जो एब्जॉर्ब होते हैं वो बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में लग जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बचता है, जैसे हमारी बॉडी में बचता है, तो वो एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल और वो वैक्यूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस इसमें होती है। द बेसिक process of digestion of food and release energy is the same in animals. In later chapter, you will learn about transport of food absorbed by intestine to the various parts of the body. अभी हमने बस इतना पढ़ लिया था कि बॉडी तक पहुंच जाता है, लेकिन किस तरह पहुंचता है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें ये नहीं बताया गया यहाँ पर कि इसके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, वो यहाँ पे मिसिंग है, तो अचानक से मुझे याद आई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पे स्पेशल इसका होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, मतलब वाटर बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब ये हमारी चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसमें कीवर्ड्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं वन बाय वन, लेकिन तब भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करिए, आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना के दिया जाएगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, ये सारा इसमें जो भी लिखा है वो सब हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और जो ग्लैंड्स हैं वो किस तरह, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स।
ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वही एक बार रीड कर देते हैं। बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। ठीक है, और जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज। ठीक है, द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट जूसेस। उसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें तो मेन हमारे स्टेप्स होते हैं इंजेशन, फिर हमारा होता है डाइजेशन, फिर हमारा होता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन ईजेशन। ठीक है, अगर कोई भी पूछे कि आपके स्टेप्स कितने मेनली, जो हमारा डाइजेशन होता है वो किस स्टेप से हो रहा है, या एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रोसेस हो रही है वो कितने स्टेप्स में हो रही है, तो हम बता सकते हैं 5 स्टेप्स में हो रही है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक है, अब ये इसी में आगे डिटेल इसको की गई है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज कर लेते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, आ गया तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इंजेशन, फिर यहाँ पर आ जाएगा डाइजेशन, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन, फिर आ जाएगा हमारा एसिमिलेशन और फाइनली हमें मिल जाएगा ईजेशन। ठीक है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लिवर, ये भी हम पढ़ चुके हैं लिवर में। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। ठीक है, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल्स। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि माउथ में स्टार्ट हो जाता है। द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड, ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल, बिल्कुल सही है, ट्रू। द ruminants ब्रिंग बैक swallowed ग्रास into their mouth and chew it for some time, ट्रू। ठीक है, कट होता है जो उनका पार्शली डाइजेस्टेड होता है और वो कट वापस ल्यूमेंस के फॉर्म में माउथ में दोबारा जाता था। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर देखते हैं फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बात करेंगे वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर मैच करना है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग लिखिएगा, लॉन्ग है और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया जा चुका है, तो आप बिल्कुल इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं करवा देती हूँ बच्ची हुई। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, चूइंग फूड हमारे बकल कैविटी में होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को स्टमक में मारा जाता है। ठीक है, स्टमक में एसिड सेक्रेट होता है जो कि जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पे आ सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा होगा, सही होगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर बात करते हैं मैचिंग की, सेलेवरी ग्लैंड्स, स्टमक, लीवर और रेक्टम। ठीक है, इनको एक एक देख लेते हैं। सेलेवरी ग्लैंड्स का क्या हो जाएगा, सलाइवा सेक्रीशन। स्टमक, लिवर की बात करें तो बाइल जूस सेक्रीशन। स्टमक की बात करें तो एसिड रिलीज। रेक्टम की बात करें तो रिलीज ऑफ फेसेस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हाँ, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे लेबल करना है तो आपका ये पोर्शन मतलब ईसोफेगस के बाद है और ये आपका हो जाएगा स्टमक। ठीक है, ये हो जाएगा स्टमक। उसके बाद ये आपका हो जाएगा गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये आपका पोर्शन कहलाएगा ड्यूडेनम, या बच्चों की लैंग्वेज में कहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका पेनक्रियास पोर्शन है। ठीक है, और ये आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई और ये आपकी पूरी क्या हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पोर्शन रेक्टम कहलाएगा और ये पोर्शन क्या कहलाएगा, एनस। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है
कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आपको अगर टॉपिक से हट के भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ लिएगा जो आपके कोर्स में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बहुत चीज़ें नहीं बताई हैं, जैसे कि आपकी जो ड्यूडेनम है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अपने अलग अलग नाम होते हैं। अब इसकी अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पे ये जो होता है आपका असेंडिंग कहलाता है, ये डिसेंडिंग लूप कहलाता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें। तो अगर आपको लगता है आपको कुछ और भी इसके नाम होते हैं, जेजुनम वगैरह, ठीक है, तो आपको अगर पूछना है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से इसको बता दूँगी। ठीक है, ओके, क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।